तीसरा नियम ध्यान से देखिए। पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के स्थान पर कर्म और कर्म के स्थान पर कर्ता का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ पे कर्ता होता है वहाँ पे कर्म को लिखा जाता है और जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे कर्ता का प्रयोग किया जाता है। स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर देखिए क्या बनता है। स्ट्रक्चर यानी वाक्य की रचना किस रूप में होती है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, यानी सबसे पहले कर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये रचना सूत्र बनता है, ये स्ट्रक्चर है, यानी इस स्ट्रक्चर से हम जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। जो सहायक क्रिया होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, इसके अनुसार नहीं होगा। इसके अनुसार सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये जो है इसके अनुसार यूज किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो ये भी एक वचन है होगा, और यदि कर्म जो है बहुवचन में है तो ये बहुवचन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे विनोद प्लेज हॉकी। विनोद प्लेज हॉकी। तो देखिए स्ट्रक्चर के रूप में ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। विनोद प्लेज हॉकी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्रिया है, ये कर्म है। आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, तो पहले हो जाएगा हॉकी, उसके बाद हॉकी के अनुसार आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो जाएगा इज, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब है प्लेस मतलब खेलता है, तो प्लेस का हो जाएगा P-L-A-Y-E-D, थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड हो जाएगा। हॉकी इज प्लेड। अब क्या बचा, अब बचा सब्जेक्ट बचा है, तो सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे देखिए बाई हम लगाएंगे, बाई लग गया यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट है विनोद, तो ये चला जाएगा यहाँ पे पीछे विनोद। इस प्रकार जो है ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। और यदि वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आप इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लिख रहे हैं निगेटिव वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए निगेटिव वाक्यों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बस शेष वही रहता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद फिर वही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और ये है नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस के लिए थोड़ा सा परिवर्तन हो गया यहाँ पे,
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। रेखा डज नॉट कुक फूड। रेखा खाना नहीं बनाती है। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। देखेंगे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, फूड। ये फूड यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे आगे लिखेंगे पहले इस प्रकार, फूड। फूड क्या है, एक वचन एक बहुवचन, तो फूड हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए फूड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज। फूड के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा इज, उसके बाद सहायक क्रिया हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए आगे क्या चीज है, आगे है ना, तो आप यहाँ पे ना लिखेंगे, फूड इज ना। अब क्या बचा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था है, तो ये कुक क्या है, मेन वर्ब है, तो कुक का हो जाएगा कुक्ड। फूड इज नॉट कुक्ड। अब देखिए स्ट्रक्चर में है बाई, तो आप बाई लगाएंगे। उसके बाद क्या बचा, सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, रेखा, तो हम पीछे लिखेंगे रेखा। जो भी सब्जेक्ट होगा वो पीछे चला जाएगा और उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। ये है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बेस्ड है या एग्जाम्पल, उदाहरण। यहाँ से देखिए इधर आपका नियम है, इधर आपका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के साथ आपका एग्जाम्पल है। और इसके बाद एक बात और आती है कि जो नाम होता है वो तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, यानी नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि कोई पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मतलब पर्सन का कोई सब्जेक्ट हो, तो उसे परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तन करने के बाद लिखा जाता है, हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार परिवर्तन करके लिखा जाता है। हम एक तरफ लिखते हैं सब्जेक्ट और एक तरफ लिखते हैं उसका ऑब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन लेंगे। फर्स्ट पर्सन में आता है सबसे पहले आई और वी, तो आई लिखेंगे। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे वी। वी जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब इसके बाद बारी आती है सेकंड पर्सन, यू। ये यू हो गया। यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्वयं यू होता है, यानी यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में एक समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सब्जेक्ट भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब उसके बाद है थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में केवल आई भी होता है, सेकेंड पर्सन में केवल यू होता है, और थर्ड पर्सन जो बचता है बाकी सब थर्ड पर्सन में चला जाता है। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पर्सन में केवल आई भी और सेकेंड पर्सन में केवल यू, और इनके बाद जो भी सब्जेक्ट बच जाता है, शेष रह जाता है, वो चला जाता है सब का सब पूरा थर्ड पर्सन में। तो अब इसमें आप थोड़ा सा बता दें हम, जैसे ही है तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए इधर सब्जेक्ट लिख रहे हैं और ये इधर हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन करके लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। अब देखिए ही है तो ही का हो जाएगा हिम, और सी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स वह होता है, ये दोनों एक वचन का सब्जेक्ट है। अंतर क्या है, ये जो ही होता है ये पुल्लिंग यानी मेल के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो सी है वो फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यही अंतर है। ये पुरुष
पुरुष वर्ग के लिए और ये स्त्री वर्ग के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो ही का हो गया ऑब्जेक्ट हिम, तो सी का होता है हर। इसी क्रम में आगे हैं दे। दे भी आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो दे का ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं दे। दे का ऑब्जेक्ट है दे। और उसके बाद ईट है। ईट का प्रयोग प्रायः निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, छोटे जीव जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ईट होता है। यानी जैसे यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार इट जो सब्जेक्ट है इसका भी जो है ऑब्जेक्ट इट ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि नाम है, नाम का मतलब किसी भी जो है महिला या पुरुष का नाम होता है, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सब्जेक्ट में जो नाम होता है वही नाम ऑब्जेक्ट में लिख दिया जाता है। जो बच्चों यानी नेम इधर है, चाहे किसी का भी नाम हो, रेखा, विनोद, राम, श्याम, कुछ भी हो, नाम को हम लोग नाम के रूप में लिखते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि ये सब आते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। और यदि ऑब्जेक्ट यदि ये सब है तो ये सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, अभी ध्यान से देखिए, हम यहीं पे एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे he does not beat me, ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। he does not beat me, वह मुझे नहीं पीटता है। इसमें देखिए ही आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, और ये जो है मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो है आपका वर्ब हो गया। तो हमें इतना सही मतलब है, इतना सही हमें पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट था तो हम मी को लिखेंगे यहाँ पे, तो मी को मी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि मी को हम लोग बदल देंगे सब्जेक्ट के रूप में, आई हो जाएगा, ये मी हो जाएगा आई। अब आई के अनुसार यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डज नॉट बदल जाएगा एम नॉट, यानी ही के अनुसार डज नॉट था, तो जब मी का आई हुआ तो आई के अनुसार डज नॉट बदल जाएगा एम नॉट में, तो हो जाएगा आई एम नॉट। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट। अब उसके बाद बचता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म बीट का बीटेन, आई एम नॉट बीटेन हो गया। अब उसके बाद बचता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम पीछे लिखेंगे तो बाय का प्रयोग करेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर में पहले ही बता दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाय आएंगे, उसके बाद जो ही है वो बदल जाएगा हिम में, यानी जो ही था वो हिम हो गया और जो मी था वो आई हो गया। सब्जेक्ट के रूप में आई हो गया और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो गया। और एक और एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से, जैसे हाँ ये देखिए अगला है सेंटेंस, दे डू नॉट कॉल यू। दे डू नॉट कॉल यू में आपको नहीं बुलाते, नहीं बुलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये करता है और ये कर्म है। ये कॉल जो है ये क्रिया है, तो पहले हम यू लिखेंगे, यू हो गया। देखिए यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में एक ही होता है, इसलिए हमने यू को यू यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखिए मी का आई बदल गया, लेकिन यहाँ पे यू हो गया, क्योंकि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में होता है। अब यू के अनुसार ये जो डू नॉट है
ये यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट, यू के अनुसार आर नॉट हो जाएगा, डू नॉट बदल के। अब यहाँ पे बचता है यू आर नॉट, ये काल है तो इसका जो है थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, कॉल्ड हो गया, यू आर नॉट कॉल्ड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया और ये हो गया थर्ड फॉर्म हो गया। और उसके बाद अब क्या बचता है, अब बचता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले हम बाई लगाएंगे, उसके बाद परिवर्तन करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दे है तो ये दे यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, इसको परिवर्तित किया जाएगा देम में, तो हो जाएगा देम। अब इस प्रकार जो है हो गया यू आर नॉट कॉल्ड बाई देम। तो ये जो है नियम था, स्ट्रक्चर था, जिसके माध्यम से हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। और इतना ध्यान देना है कि हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग होगी और जो सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट जो होते हैं पर्सन वाले वो परिवर्तित होते रहते हैं और बाईग्राउंड अनिवार्य है। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोगों ने आज सीखा। अब अगली कड़ी में हम लोग दूसरे टेंस का सीखेंगे।